हेलो दोस्तों, क्लास 10th की एक्सरसाइज 14.1 जो चैप्टर है 14वां यानी सांख्यिकी, उसमें हम कहाँ तक पहुँचे थे। हमने प्रत्यक्ष विधि का पूरा आपको परिचय दिया था। प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य बताया था और कल्पित माध्य विधि उससे दूसरी वीडियो में बताई थी। वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को आप देख सकते हो। अगली जो विधि है वो है पग विचलन विधि। इससे भी समांतर माध्य निकाला जा सकता है। इसका फॉर्मूला है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। यहाँ ये चीज़ें क्या है, a क्या है, ये तो आप जानते हो, इससे पहले भी समझ चुके हो। दूसरी पहली जो विधियाँ थी उनमें भी समझ चुके हो। ये कल्पित माध्य होता है और f फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता होती है। u और h क्या है, इसे मैं क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा तो मैं समझाऊंगा ये क्या होते हैं। फिलहाल के लिए फॉर्मूले को कंठस्थ करें, देखें। अब एक नोट है इसमें, वो नोट क्या है, वो ये है, मैंने एक बात बताई थी कि तीनों ही विधियों में से आप किसी भी विधि को उपयोग करके समांतर माध्य निकाल सकते हैं और सभी विधियों से जो हमारा आंसर है, जो समांतर माध्य आने वाला है, वो एक जैसा हमें मिलता है। लेकिन बात ये आती है कि कहाँ हम पग विचलन विधि का उपयोग करें, कहाँ हम प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करें, कहाँ हम कल्पित माध्य विधि का उपयोग करें। तो उसी के लिए मैंने यहाँ एक नोट लिखा है क्या, कि यदि f और x के मान बहुत बड़े हों तो इसके लिए हमें जो पग विचलन विधि है, यानी हमारी जो पग विचलन विधि है वो ज़्यादा उपयुक्त रहती है। पग विचलन विधि से अगर f और x के मान बड़े हों तो हमें समांतर माध्य निकालने में ज़्यादा सुविधा होती है। उसमें हमारी फ़ायदा क्या है कि कैलकुलेशन जो है वो बच जाती है, बड़े बड़े गुणा नहीं करने पड़ते हैं, उसके मान जो है छोटे छोटे आते हैं और उन कैलकुलेशन को करने के बाद हम इस फॉर्मूले में रखकर पग विचलन विधि द्वारा इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो पग विचलन विधि से मैं आपको एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो, क्वेश्चन पर आए हैं, 6वां क्वेश्चन है। 6वें में और एक और है दूसरा क्वेश्चन, उसे भी आप पग विचलन विधि से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि f और x के मान दूसरे क्वेश्चन में भी बड़े हैं। उसके बाद यही मुझे f और x जिसमें बड़े थे वो क्वेश्चन अगला मिला है मुझे 6वां, और सभी में तो f और x छोटे हैं। तो सब में आप जो है प्रत्यक्ष विधि से आप ज्ञात कर सकते हो। और ऐसी बात नहीं है कि उनमें आप पग विचलन विधि का उपयोग नहीं कर सकते हो, कर सब में सकते हो। पर एक बात है जो मैंने बताई है तुम्हें, उसमें यह है कि सबसे ज़्यादा सुविधाजनक उनमें क्या है, जो बड़े एफ एक्स होते हैं उन्हीं में जो तुम्हारी पग विचलन विधि है वो उपयुक्त रहती है। बाकी बात ऐसी है कि अगर एग्ज़ाम में तुमसे अगर नहीं कहा जाए, भाई तुमसे ये कहा जाए कि केवल तुम्हें क्या ज्ञात करना है, तुम्हें समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो तुम क्या करोगे, फिर किसी भी विधि का उपयोग कर सकते हो, उसमें फिर आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। और अगर वो कहता है कि उस विधि से करना है तो आपको करना पड़ेगा। जैसे अब 3 तो चीज़ें हैं जो उनमें भी आप करते थे और इनमें भी करनी, वर्ग अंतराल, इसके बाद यहाँ होता है तुम्हारा वर्ग चिन्ह, इसके बाद इसे x से व्यक्त किया जाता है और यहाँ आता था बारंबारता। पहले इनको भरता हूँ, उसके बाद क्या क्या कॉलम बनाने हैं वो तुम्हें क्वेश्चन में से देखने होते हैं। ये जो कॉलम है ये तो बनाने पड़ते हैं सभी में, कोई सी विधि हो तीनों में से, सभी विधियों में ये चीज़ तो कंपलसरी है, ये बनानी पड़ती है। वर्ग अंतराल को देखोगे, ये तुम्हें दिख रहा है, यानी संख्या जो होती है वो f होती है, तो f में लिख देता हूँ मैं 4, और ये क्या है 5 और 12 और 2 और 2। ये बारंबारता होती है हमेशा, यानी f फ्रीक्वेंसी। जो संख्या जो होती है वो हमेशा क्या होती है, f का मान, मतलब बारंबारता। इसके बाद और जो चीज़ें हैं उन्हें आप लाइन से लगाओगे। वर्ग अंतराल क्या है, 100 से 150, 150 के बाद है 200, 200 के बाद कितना है 250, 250 से अगला कॉलम कितना है, मतलब अगली जो पंक्ति है वो 250 से 300, 250 से ये है 300, और 300 से अगली जो है वो पहुंची है कहाँ तक, 350 तक। मतलब हर एक में 50-50 का अंतराल है। ठीक है, अब आगे देखो, वर्ग चिन्ह क्या है, ऊपरी सीमा और निचली सीमा दोनों को जोड़कर आधा करते हैं तो x का मान निकलता है। तो 100 और 150 दोनों को जोड़कर इसका आधा करेंगे तो क्या निकलेगा x।
ये होते हैं 250, दोनों को जोड़ोगे 250, आधा करोगे तो 125, मतलब 2 से ये 125 बार कट जाता है, 125 आता है तुम्हारा ये। इसके बाद ये आएगा ऐसे ही, इसको करोगे तो ये 175, ये 225, ये 275 और ये हुआ तुम्हारा 325। ये तुम्हारे क्या आए हैं, ये 3 जो चीज़ें हैं ये आपको निकालनी है हर एक विधि में, ठीक है। उसके बाद देखो फॉर्मूला में होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। यू जो है वो निकलता है, यू बराबर क्या होता है, डी बराबर होता था तुम्हारा क्या, एक्स माइनस ए। डी बराबर क्या होता था, एक्स माइनस ए। यू में क्या होता है, एक्स माइनस ए में एच का भाग देने पर हमें यू मिलता है। तो यू की बात तो पीछे है, पहले एक्स और ए को हमें यहाँ तालिका बनाएंगे। तो हमें क्या काय की तालिका बनानी है, पहले डी की। यहाँ पहले डी की तालिका बनाओगे, डी बराबर होता है क्या, एक्स माइनस ए। और ए कौन सा मानना पड़ता है, ए मानना पड़ता है हमें वर्ग चिन्ह में से कोई भी मान आप ले सकते हो। तो बीच में से मैंने क्या किसको ले लिया, यहाँ 225 को ले लिया। तो मैंने 225 को ए माना है, तो यहाँ इसके लिए डी क्या होगा, इस कॉलम के लिए एक्स क्या है 125 और घटाना क्या है इसमें से ए मतलब 225। तो कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 100 और माइनस वाले क्यों, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी घटेगी। 175 से फिर 225 घटाओगे तो ये आएगा तुम्हारा, ये भी माइनस वाला आएगा 0 और 50, ठीक है 50 आएगा। इसके बाद इसी यहाँ का x का मान कितना है 225 और a का मान भी 225 है, हर के लिए 225 होता है प्रत्येक के लिए। तो ये आ जाएगा 0 और इसके लिए 275 में से 225 आएंगे तो ये बचेगा 50 और 325 में से 225 जाएंगे तो ये बचेगा 100। ये तुम्हारे काय के मान आए, x के मान। अब तुम्हें निकालना है u, तुम्हें क्या निकालना है u। अब u बराबर होता क्या है, मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ फिलहाल। u बराबर होता है x माइनस ए अपॉन एच। दो चीज़ें तुम्हें ये कल्पना करके माननी पड़ती हैं, जैसे a माना था ठीक उसी प्रकार हम h को ही मानेंगे। h का मतलब जैसे तुम HCF, तो देखो ये h क्या होता है, h होता है डी के सभी, डी के जो सभी अवयव हैं इनका उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। यानी डी के जो सभी अवयव हैं इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है यहाँ एच। अब एक संख्या ऐसी सोचो कि इन सभी में उससे भाग चला जाए, तो 5 भी है 10 भी है, लेकिन वो तुम्हें बड़ी से बड़ी देखनी है, जैसे HCF में देखते हैं। तो बड़ी से बड़ी इनमें एक कॉमन जो संख्या है जो इन सभी को भाग दे सकती है वो 50 है। तो यहाँ जो H है वो 50 उपयुक्त होगा सबके लिए। तो 50 से भाग दे देकर यहाँ लिखेंगे तो यहाँ कितना होगा, 100 में 50 से भाग देंगे तो -2, यानी H बराबर कितना आया है तुम्हारा, लिख सकते हैं क्योंकि x माइनस ये 100 है -100, h का मान कितना है 50, तो ये कितना आएगा -2। उसी प्रकार यहाँ 50 से 50 में भाग देंगे तो ये -1 होगा, यहाँ कितना होगा 0, चूँकि क्यों 0 में किसी संख्या से भाग दें तो 0 ही आता है। 50 में फिर 50 से देंगे तो 1 आएगा, यहाँ -1 इसलिए था क्योंकि एक संख्या माइनस वाली थी, यहाँ प्लस वाली है, इसमें 50 से भाग देंगे तो ये आएगा 2। ये तुम्हारे u के मान आएंगे। अब सूत्र में होता है a प्लस सिग्मा एफ यू, यानी f और u का गुणा। तो जहाँ f और u, f कहाँ है तुम्हारा ये और u क्या कहाँ ये, इनके गुणा होकर यहाँ एक कॉलम और आने वाला है। इस जगह पर एक कॉलम अभी और आने वाला है f इंटू यू। इस कॉलम में और भरेंगे f और u के गुणा। तो 4 और u कितना है, मतलब f 4 है और u मतलब 2 है, तो 4 दूनी 8 -8 आएगा क्योंकि एक संख्या प्लस वाली और एक माइनस वाली। 5 एकम 5 -5, 12 का 0 से करेंगे तो 0, 2 का 1 से करेंगे 2, 2 का 2 से करेंगे 4। ये सभी गुणा होते हैं f और u के। अब तालिका तुम्हारी पूरी होती है, यही इतनी ही तालिका बनानी है। कौन सी विधि में,
पग विचलन विधि में। इसके बाद तो क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड से थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, इसलिए यहाँ से आप इसे नोट करके, यहाँ से मैं मिटाऊंगा इसे, फिलहाल आप इसे यहाँ तो नोट कर लें। अब इनका योग किए देता हूँ। यहाँ योग, सभी का योग, किन 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 चीज़ों का योग करना है, जिनकी आवश्यकता है उन सभी चीज़ों का योग करना है। तो किसकी इसकी आवश्यकता है, फॉर्मूले में जो जो आवश्यकता है उसका आपको क्या करना है, योग निकालना है। तो देखो सिग्मा एफ की आवश्यकता है, तो सिग्मा एफ कितना होगा, सभी को जोड़ें, 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 12 होते हैं 25, ये सिग्मा एफ आया। इसके बाद सिग्मा एफ यू, यानी ये भी फॉर्मूले में हमें आवश्यकता है, तो इन सभी को जोड़ें, तो 8 और 5 माइनस के तो होते हैं 13, और इसके बाद 4 और 2 6 प्लस के होते हैं 6, इन दोनों को जोड़ें तो माइनस वाला आएगा 7, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है तो -7 ये आता है। अब यहाँ से ऊपर से मैं इसको मिटा देता हूँ। प्राप्त करना है तो x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला होता था। सभी चीज़ों के मान रखें तो x बार इक्वल टू a का मान कितना है 225, फिर उसके बाद प्लस सिग्मा एफ यू कितना आया है -7 अपॉन सिग्मा एफ कितना आया है 25, और h का मान कितना है 50। सॉल्व करें तो x बार इक्वल टू 225 प्लस 25 से 50 दो बार कटेगा, और 2 का 7 में गुणा तो -14। इसके बाद अगली लाइन से ब्रैकेट खोलेंगे तो 225 -14, ये होगा कितना, घटाओगे तो 200, या घटाएं 5 में से 4 गया तो 1, और 2 में से 1 गया तो 1, यानी 211 हमें उत्तर मिलता है ये, ठीक है। देखो डी तक तो मैंने आपको पहले भी बताया था, डी इतनी तालिका तो पहले ही बन चुकी है उन क्वेश्चनों में। आगे बात केवल एक ही बढ़ती है यहाँ यू और एच की, तो यू और एच को नोट कर लें। यू का कोई खास नाम नहीं है यहाँ, एच का यहाँ नाम है क्या, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, काय का, डी का, यानी डी, सभी डी जो अवयव हैं डी के, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं पहले ही इस बात को, डाउट को क्लियर कर देता हूँ। कुछ लड़के इसमें ये भी कह रहे हैं कि सर उभयनिष्ठ गुणनखंड तो 5 भी है, क्योंकि 5 से 100 में भी जा रहा है, 50 में भी, 0 में भी, -50 में, 100 में 10 भी है। हमने 50 ही क्यों लिया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा गुणनखंड यहाँ लिया जाता है। क्यों, क्योंकि ये इसका उपयोग क्यों किया जाता है पग विचलन, क्योंकि एफ और यू के मान के, मतलब एफ और एक्स के मान ज़्यादा हों, ये वैल्यू कम ही तो करनी है। कम किससे होगी, जितना गुणनखंड बड़ा होगा उसे भाग देंगे, कब कम तभी होगी। इसीलिए हमें सबसे बड़े से बड़ा गुणनखंड यहाँ चुनना है, वही क्या होता है, उपयुक्त होता है। इसीलिए हमें एच का सबसे उपयुक्त मान यहाँ 50 मिला है, तो 50 से 100 में भाग देंगे तो 2 माइनस वाला है, इसलिए माइनस वाला आया। इसी प्रकार इनमें भी हम भाग देते चले गए तो ये हमें वैल्यू मिलती गई है। एफ यू इसलिए निकाला है क्योंकि ये फॉर्मूला हमें आवश्यकता है एफ यू की। एच हम प्राप्त कर चुके हैं। हालांकि आप एच का मान अगर कोई और भी लें इनमें से तो उससे आंसर तो आएगा, लेकिन वो थोड़ा इसके अप्रॉक्स आएगा। अब देखो सीधे शब्दों में कह देता हूँ मैं, एच का मान अब भी नहीं समझ में आया है तो एक चीज़ तो समझते हो, मासा HCF, ये यहाँ H जो है HCF है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ, ये जो H है ये HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो आपने मासा के रूप में पढ़ा है वही है, ये आप उसे तो आराम से याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये विधि पूरी होती है। ये क्वेश्चन का आंसर जो है तुम्हारा 211 है, और विधियों से भी करके देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आंसर सही आया है, ठीक है। तो देखो भाइयों, मैंने यहाँ मैंने 3 वीडियो बनाई हैं, इसकी 2 पहली हैं और एक ये है। तीनों ही विधियों में मैंने तीनों विधियों का यहाँ उल्लेख किया है। आप सभी क्वेश्चनों को, इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को आप तीनों विधियों से, एक ही क्वेश्चन को तीनों विधियों से बार बार इनको हल करें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ऐसा नहीं कि हमारा एक ही
विधि से हमने किया, उसी से हमारा उत्तर मैच कर गया आंसर शीट में। तो आप सोचो कि भाई अब नहीं इस क्या करेंगे इसको करके, तो ऐसा नहीं करना है, इतनी भूल नहीं करनी है। क्योंकि जितनी ज़्यादा तुम मतलब उनको क्या करोगे, रिवाइज करोगे, जितना एक्सपीरियंस करोगे, उतने ही तुम्हें एक तो फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और फॉर्मूला याद होना में ज़रूरी है। ये टेबल भी तभी बनती है जब आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होता है। फॉर्मूले में देख कर ही तुम्हें पता चलता है कि हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता है। उन्हीं चीज़ों की हम तालिका बनाते जाएँ। ये तालिका रटने या याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आपको केवल फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता है। फॉर्मूला भी याद ना करें, केवल क्वेश्चनों को करें, फॉर्मूले अपने आप ही याद हो जाते हैं। ठीक है, तो बाकी सभी क्वेश्चनों को करें, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसे आप ना कर सको। सभी क्वेश्चन इन्हीं बेस पर हैं जो मैंने बताए हैं। ठीक है, बड़े आराम से आप सभी को कर सकते हैं। अगली वीडियो बहुलक के साथ प्रस्तुत होगी। धन्यवाद।